नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है जनरल फॉर्मलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज से हम क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड पढ़ेंगे और हमारा लेक्चर नंबर क्या है, फर्स्ट है आज क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड में। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में यदि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऑलमोस्ट मैंने यही किया कि ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर किया जाए, ठीक है ना। समझ में आया, इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो हमने पढ़ना है आज क्या, जनरल फॉर्मलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखो, हम क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो सर्टेन मैथमेटिकल फ्रेमवर्क इज़ देयर टू डिस्क्राइब क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैथमेटिकल फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है ना। वी नीड मैथमेटिक्स टू डिस्क्राइब क्वांटम मैकेनिक्स। तो व्हाट आर दोज थिंग्स, व्हाट आर दोज मैथमेटिकल टूल्स विच आर हेल्पफुल इन जनरलाइजिंग द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो हम जो बेसिकली चीज़ें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लीनियर वेक्टर स्पेस, दूसरा हिल्बर्ट स्पेस, तीसरा डिरैक नोटेशन, ठीक है ना। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स which helps in mathematical framework or we can say that a general formalism of quantum mechanics। तो जनरल फॉर्मलिज्म में क्वांटम मैकेनिक्स की तीनों चीज़ें मदद करती हैं। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लीनियर वेक्टर स्पेस को ही कवर करेगा, ठीक है। तो डिरैक स्पेस और डिरैक नोटेशन हम कल के लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लीनियर अलजेब्रा किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। देन वी विल स्टडी लीनियर वेक्टर स्पेस। तो लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे और लीनियर वेक्टर स्पेस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट, बेसिक्स, डायमेंशंस, कंप्लीट सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि दीज आर वेरी यूजफुल टू डिस्क्राइब द क्वांटम स्टेट। समझ में आई चीज़ें, ठीक है। उस डायमेंशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है ना। तो इनर प्रोडक्ट, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ना इनर प्रोडक्ट एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जैसे कॉन्जुगेट सिमेट्री, लीनियरिटी, पॉजिटिव डेफिनेटनेस, ऑर्थोगोनैलिटी, नॉर्म क्या होता है ना, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं। हालांकि हमने इन चीज़ों के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में डिस्कस किया है, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको चीज़ें पता चलेंगी कि हम क्यों करते हैं। देखो, लीनियर अलजेब्रा जो है ना, वो एक मैथमेटिकल बैकबोन की तरह काम करता है क्वांटम मैकेनिक्स में, और ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइब क्वांटम स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ऑब्जर्वेबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए। क्योंकि देखो, हमें मैथमेटिक्स चाहिए ना क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जो स्टेट्स होती हैं, है ना, हम उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर से। अब देखो, जैसे मैं आपको एनालॉजी से बताऊँ, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास कोई पार्टिकल है यदि, है ना, तो उस पार्टिकल की मुझे क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन यदि चाहिए, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई पोजीशन वेक्टर कितना क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्या है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्या है ना, फोर्स वेक्टर क्या है, मोमेंटम वेक्टर क्या है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में मिल जाती है। तो वेक्टर हमें बताता है ना, तो वेक्टर से हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमें कौन इन्फॉर्मेशन देता है, हमें देता है इन्फॉर्मेशन वेव फंक्शन। समझ में आया। वेव फंक्शन से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पार्टिकल के बारे में। समझ में आया। तो उस वेव फंक्शन, अब जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में ये क्या है, ये सारे वेक्टर हैं। इसी तरीके से ना क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारे पास स्टेट होती है, उसको कौन डिस्क्राइब करता है, वेव फंक्शन डिस्क्राइब करता है। तो वेव फंक्शन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। हालांकि जो ये ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये जो ऑर्डिनरी वेक्टर है और ये जो हमारे पास क्वांटम स्टेट को एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं, डिफरेंट है। समझ में, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ऑर्डिनरी वेक्टर और क्वांटम स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट है। लेकिन हाँ, जो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होता है, अब जैसे हमारे पास जो ये ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं, इनके लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना। समझ में, मल्टीप्लिकेशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर वगैरह है। तो एक पूरा मैथमेटिक्स है। समझ में आया। एक लीनियर अलजेब्रा है कि भाई दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। भाई किसी वेक्टर के साथ मान लो मल्टीप्लिकेशन करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो ये पूरा मैथमेटिक्स हमारे पास है इस क्लासिकल मैकेनिक्स में। सेम चीज़ हमें क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़नी है, जो हमें लीनियर अलजेब्रा प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर, मोमेंटम, ये सारे रियल होते हैं, रियल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। समझ में आया, ठीक है। इट कैन बी रियल, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो रियल होती है।
ठीक है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट्स होती हैं वो एज अ वेक्टर उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। और उस कॉम्प्लेक्स वेक्टर, जैसे ये भी क्या है, एक वेक्टर स्पेस ही तो है क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है ना, समझ में, जिसमें हम वेक्टर स्पेस में जिस सारे वेक्टर्स होते हैं हमारे, जैसे समझो वेक्टर स्पेस हो गया, इसमें सारे वेक्टर हो गए, इसमें पैरेलल वेक्टर हो गया है ना, नल वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, तो सारी इंफॉर्मेशन हमें इस वेक्टर स्पेस से मिल जाएगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे मैंने बताया जो क्वांटम स्टेट्स होती हैं हम उनको एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑर्डिनरी वेक्टर और क्वांटम स्टेट वेक्टर में डिफरेंट होता है। इसको हम स्टेट वेक्टर भी बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। इसको क्वांटम स्टेट है ना, वेव फंक्शन या स्टेट वेक्टर कहा जाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में, जिसको हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। हिल्बर्ट स्पेस में आगे आपको पढ़ाऊंगा, बस फिलहाल क्या होता है डिटेल में, बस अभी फिलहाल के लिए समझो। क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टेट होते हैं वो वेक्टर्स की तरह काम करता है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब जो हमारे पास जो स्टेट जैसे पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ये इनका जो रूल्स होते हैं ना, सेम रूल्स जो एल्जेब्रिक रूल्स जो होते हैं वो स्टेट वेक्टर भी फॉलो करता है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन होता है वो भी फॉलो करता है, इसलिए इनको भी हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेबल्स जो होते हैं उनको हम ऑपरेटर की तरह ट्रीट करते हैं, और कोई भी फिजिकल प्रोसेस है, टाइम इवोल्यूशन हुआ, मेजरमेंट हुआ, आर डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर लीनियर अलजेब्रा, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब देखो, तो ये जो पूरा फॉर्मुलेशन होता है, जो जनरल फॉर्मुलेशन जो हम क्वांटम मैकेनिक्स का पढ़ते हैं, वी स्टडीड यूजिंग लीनियर अलजेब्रा, समझ में आया। और हम आगे पढ़ेंगे लीनियर वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा में हिल्बर्ट स्पेस, डायरेक्ट नोटेशन, समझ में आया। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेक्टर स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, तो लीनियर वेक्टर स्पेस में क्या होता है, देखो लीनियर वेक्टर स्पेस इसको सिंपली वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। तो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब वेक्टर, मान लीजिए जैसे ये हो गया मेरे पास एक स्पेस कंसिडर कर लिया मैथमेटिक्स में, सेट हो गया एक तरीके का, है ना। अब इसमें चाहे अब जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स से मैं समझो तो जैसे मान लो इसमें पोजीशन वेक्टर भी है, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, है ना, मोमेंटम वेक्टर, फोर्स वेक्टर, सब कुछ आ गया इसमें। तो ये सारा स्पेस जो है, ये जो वेक्टर स्पेस है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करने का काम में आता है, समझ में आया। तो मैथमेटिक्स में हम लीनियर वेक्टर स्पेस जब कहते हैं या वेक्टर स्पेस जो कहते हैं, क्या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, क्या है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, जिनको हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर से, और वो कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, यही तो होता है, समझ में आया। मैं हम इनको ऐड कर सकते हैं, जैसे 2 वेक्टर्स को मुझे ऐड करना, v1 + v2, और मुझे एक तीसरा वेक्टर मिल जाएगा, समझ में आया। अब जैसे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में ऐड कर दिया, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में, तो मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल गया 2 डायमेंशन में, समझ में आया। तो ये है, अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जैसे मैं सपोज ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख दिया सपोज, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या गया, एक्स कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, और यहाँ पे एक मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख दिया 3। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जनरली ऐसे ही तो करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम इस तरीके से ही पढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पास स्केलर होता है ये रियल भी हो सकता है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। तो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी लीनियर वेक्टर स्पेस की, तो सम कर सकते हैं हम, ठीक है ना, और जो सम के बाद जो नया वेक्टर होगा वो भी मेरे वेक्टर स्पेस में मिलेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं, जैसे v1 + v2 या v2 + v1 कर ले, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ होगा, अब जैसे लास्ट 3 वेक्टर ले लिया हमने, तो लास्ट के 2 को जोड़ दो, है ना, पहले के साथ, या पहले 2 को जोड़ दो तीसरे के साथ, समझ में आया। तो जैसे मैंने यहाँ पे v1 v2 लिखा है ना, या vi vj लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, काफ़ी बुक्स में जैसे phi1 phi2 हम लिख सकते हैं phi2 प्लस के phi1, या ये हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया। तो ये डिनोटेशन है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, तो जैसे अल्फा हो गया, स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इस तरीके से, सिंपल है। अल्फा + बीटा है तो स्केलर है, ये कोई वेक्टर हो गया तो अल्फा के साथ जाएगा, फिर बीटा के साथ जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, अल्फा बीटा हो गया हमारे पास, ठीक है ना, ये कोई वेक्टर हो गया तो मैं पहले बीटा की मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर बाद में अल्फा की करूँगा, तो वो सेम आएगा, समझ में आया। और अल्फा बीटा यहाँ पर क्या मेरे पास स्केलर्स है, दे कैन बी रियल एंड दे कैन बी कॉम्प्लेक्स। और तो जो मेरे, अब जैसे मान लो मेरे पास कोई वेव फंक्शन हो गया, है ना, 5 वेव फंक्शन हो गया क्वांटम मैकेनिक्स में, ये मेरे पास किसके डिनोट करा है, ये पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा, तो मान लो मैंने इसमें एक c जोड़ दिया, c1 phi1 जोड़ दिया, है ना, ऐसे मैंने c2 phi2 जोड़ दिया, है ना, तो मुझे एक तीसरा वेव फंक्शन वो रिजल्टेंट वेव फंक्शन मिल गया। तो कोई सिस्टम था, उस सिस्टम को phi1 डिस्क्राइब कर रहा था, उस सिस्टम को phi2 भी डिस्क्राइब कर रहा था, समझ में। तो इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो मुझे एक जो नया वेव फंक्शन मिलेगा वो भी सिस्टम को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे c1 c2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही तो क्या है, कुछ कॉन्स्टेंट्स का, स्केलर्स का, जो मेरे पास रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, समझ में आया।
नल वेक्टर देखो क्या होता है, सिंपली है ना, अब मतलब जिसमें यदि हमें ऐड करने पर वही वेक्टर मिल जाता है तो उस वेक्टर को हम नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो नल वेक्टर को काफ़ी बुक्स में देखो ऐसे भी लिखते हैं, जीरो के ऊपर ना ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। एडिटिव इनवर्स देखो क्या होता है, यदि किसी वेक्टर में ऐड करने पर ना हमें नल वेक्टर मिलता है तो उसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो फॉर एवरी वेक्टर देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स वेक्टर। तो देखो ये वेक्टर हो गया, इसमें यदि मैं माइनस कर दूंगा, ऐड कर दिया तो मुझे नल वेक्टर मिल गया, तो ये इनवर्स वेक्टर हो गया मेरे पास। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखो, जीरो वेक्टर नल वेक्टर के मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं जीरो की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे नल वेक्टर मिल जाएगा, वन की मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर अनचेंज्ड रहेगा। सो दीज आर सर्टेन रूल्स, है ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम जानते हैं। जैसे है ना, ये तो होता है जैसे भाई को पोजीशन वेक्टर ले लो, आप वेलोसिटी वेक्टर ले लो, तो ये रूल्स वो भी तो फॉलो करते हैं ना क्लासिकल मैकेनिक्स में। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में भी जो लीनियर अलजेब्रा होता है वो फॉलो होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब देखो, तो जो सेट ऑफ स्केलर्स है जिनको हम फील्ड भी बोलते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी को फील्ड भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो ये रियल कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स। यदि ये स्केलर्स जो मेरे पास हैं यदि वो रियल नंबर होंगे तो मेरे पास रियल वेक्टर स्पेस होगा। जो अल्फा बीटा था ना हमारे पास, यदि ये रियल होंगे तो हम क्या कहेंगे, रियल वेक्टर स्पेस। तो हमारे पास जो लीनियर वेक्टर स्पेस है वो रियल वेक्टर स्पेस होगा। यदि स्केलर्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द वेक्टर देमसेल्व्स आर नाइदर रियल नॉर कॉम्प्लेक्स। जो वेक्टर होते हैं ना वो खुद कॉम्प्लेक्स और खुद रियल नहीं होते। जो स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं ना ये डिसाइड करता है कि कॉम्प्लेक्स हो गया कि स्केलर होगा। तो जो एडजेक्टिव होता है ना स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वही डिसाइड करता है कि हमारा जो वेक्टर होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, समझ में आया, वो क्या होगा, रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आई बात। अब देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप बुक की बात है तो देखो आप किस बुक से पढ़ सकते हैं, तो देखो आप जेटली से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, एक कोहेन एंड तनुजा करके बुक कर है, उससे आप पढ़ सकते हो। एक आर शंकर है। ठीक है ना, मैं बेसिकली 3-4 बुक ही फॉलो कर रहा हूँ। तो जेटली हो गया, कोहेन एंड तनुजा हो गया, आर शंकर हो गया। ठीक है ना, तो दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स दैट यू कैन फॉलो। ठीक है ना, बात करते हैं आगे। देखो तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है लीनियर वेक्टर स्पेस के वो क्या क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे मेरे पास सपोज वेव फंक्शन हो गया, है ना, जैसे 5 ये है ना, और ये मैंने 2 वेव फंक्शन को जोड़ के और एक मेरे पास तीसरा वेव फंक्शन आ गया, तो ये वेव फंक्शन भी पार्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे देगा, सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, तो ये इसी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो जो लीनियर वेक्टर स्पेस होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस, डायमेंशंस ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस, कंप्लीट सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके इन दोनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझ में आया। तो पहले बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की। अब देखो इफ़ 5 1 5 2 डैश डैश 5 ये एलिमेंट्स है लीनियर वेक्टर स्पेस के या ऑब्जेक्ट्स हैं लीनियर वेक्टर स्पेस के, तो हम ना एक नया वेक्टर बना सकते हैं, है ना। अब मान लो देखो जैसे ये 5 1 5 2 5 3 है ना, ये बहुत सारे वेक्टर हो गए मेरे पास, है ना, तो मैं एक नया वेक्टर बना सकता हूँ। तो क्या होगा, है ना, जैसे C1 5 इन सभी को जोड़ के ना मैंने एक नया वेक्टर बना दिया। ठीक है, ये है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, समेशन लिख दिया, तो आई सिग्मा की फॉर्म में C1 C2, है ना, इस तरीके से। समझ में आया। ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल भी हो सकते हैं। तो ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है, दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है ना, इट इज़ हेल्पफुल बिकॉज वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को के बारे में, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही तो है ना। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इट्स स्टेट अ लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है ना वैलिड क्वांटम स्टेट का, वो भी एक वैलिड स्टेट होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। ठीक है ना, अब जैसे मेरे पास 2 क्वांटम स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमें तीसरे क्वांटम स्टेट देगा जो ये भी क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, अब देखो हम इसको ना क्लासिकल फिजिक्स से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास सपोज एक वेक्टर है, ठीक है ना, तो ये वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स कंपोनेंट प्लस के वाई कंपोनेंट, है ना, प्लस के जेड कंपोनेंट। तो 3 वेक्टर्स का कंपोजिशन को प्लस करके मेरे पास तीसरा वेक्टर मिला है रिजल्टेंट, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। समझ में, यह हमने जनरलाइज कर दिया है एन डायमेंशन के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस की। तो जो वेक्टर्स है 5 1 5 2 आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड नॉन जीरो स्केलर सच दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो। कहने का हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था, यही तो था हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये यदि जीरो हो जाए मेरे पास, ठीक है ना, आप देख सकते हो समेशन क्या आ गया, जीरो हो गया, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यदि ये जीरो है तो ये जो मेरे पास 5 1 5 2 5 3 वेक्टर्स है ना, अब इनका क्या क्या कब ये जीरो मुझे कब दे सकते हैं,
तो यदि phi1 phi2 phi3 डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पर, यानी एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, तो जब phi1 phi2 phi3 के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, समझ में आया, तो वो तो जीरो ये तभी हो सकता है जब C1 C2 C3 जीरो हो। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लीनियर इंडिपेंडेंस है ना, वो इंश्योर करता है जो नन ऑफ द वेक्टर्स, यानी जो phi1 phi2 ये जो मेरे पास जो वेक्टर्स है ना, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख तो सकते हैं, हाईलाइटिंग द यूनिकनेस ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये वेक्टर्स यूनिक है, इतने यूनिक है कि इन phi1 phi2 phi3 इनके बीच में कोई रिलेशन है नहीं। देखो कुछ रिलेशन होता, मान लो phi1 जो है वो 2 गुना हो जाए phi1 phi2 के, तो मैं क्या लिखूंगा, मान लो मेरे पास यही दो चीज़ है, तो phi1 को मैं क्या लिख सकता था, 2 phi2 है ना, समझ में। और C2 की वैल्यू मान लो मेरे पास -2 है और ये मैंने यहाँ phi2 लिख दिया, तो ये 0 आ जाएगा। समझ में, यदि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता तब 0 आता, लेकिन यदि रिलेशन नहीं है, ये यूनिक है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, phi1 phi2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये 0 तभी हो सकता है जब ये स्केलर से 0 होंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा। अब देखो सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझो इस चीज़ को। देखो हमने एक सेट ले लिया i कैप j कैप k कैप, ठीक है ना, तो ये 3 वेक्टर ही तो है मेरे पास, है ना, मैंने इसलिए लिया ताकि आप इससे समझ सको। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अब मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे C1 i कैप C2 j कैप C3 k कैप इज इक्वल टू 0, है ना। जैसे आप ऐसे लिख लो 2i कैप प्लस 3j कैप, समझ में आया, और मान लो ये मेरे पास 9k कैप है, ये 0 के इक्वल आ रहा है। देखो i कैप j कैप k कैप इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर तो निर्भर नहीं करते, तो ये 0 तभी आया होगा जब यहाँ 0 होगा, ये तभी पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो ये दिस इज पॉसिबल ओनली इफ C1 C2 C3 ये जो स्केलर्स है ना, ये 0 होंगे, तो देयरफॉर द वेक्टर्स i कैप j कैप k कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ में आया लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। अनदर एग्जांपल हम देख सकते हैं, मान लो मेरे पास phi1 1 है, phi2 x है और phi3 क्या है, x क्यूब है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो एक तो 1 हो गया, एक x हो गया और ये x, तो मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया। देखो a है ना, ये कांस्टेंट ले लिया, कोई b है ना, एक कांस्टेंट ले लिया c x स्क्वायर, कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हो, c1 ले लो c2 x, है ना, समझ में आया, और ये C3 x क्यूब, आपको ये ऐसे भी बना सकते थे, है ना, आप ऐसे ले लो इसको, ये मेरे पास कोई कांस्टेंट, ये मान लो 3 प्लस के 9x प्लस यहाँ देखो ये 1 है ना, और ये मान लेते हैं माइनस के 3x स्क्वायर, ये है, ठीक है, कुछ भी हो सकता था। तो ये 0 यदि आ रहा है ना, कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन यदि 0 आ रहा है फॉर ऑल x, तो वो तभी पॉसिबल होगा यदि, ये तो तभी पॉसिबल है यदि a 0 हो, b 0 हो, c 0 हो। तो देयरफॉर द सेट, जो ये सेट है ना वेक्टर्स का, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ दीज स्केलर्स आर 0, ठीक है। समझ में आई बात करते हैं बेसिस की। देखो बेसिस क्या होता है, देखो बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस क्या, सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, क्या है, सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का डेट कैन स्पैन द एंटायर स्पेस। अब ये इसका कहने का मतलब क्या है, अब देखो मान लो मेरे पास ये वेक्टर स्पेस हो गया, इसको ऐसे समझो, है ना, वेक्टर स्पेस हो गया, समझ में आया। तो ये लीनियर वेक्टर स्पेस कह लो या वेक्टर स्पेस कह लो, इसमें मान लो मेरे पास वेक्टर्स हो गए, देखो phi1 phi2 phi3 phi4 5, है ना, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या कर सकते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस में, ध्यान से देखना। तो यदि phi1 phi2 phi3 और phi4, phi1 phi2 phi3 phi4, समझ में आया। तो यदि ये वेक्टर ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे के, और ये 5 और 5 6 नहीं है, मान लो एक वेक्टर स्पेस ले लिया मैंने, क्या ले लिया, वेक्टर स्पेस ले लिया, समझ में आया। तो उस वेक्टर स्पेस में ये मेरे पास phi1 phi2 phi3 phi4, ये मान लो C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, तो ये क्या देंगे, सम इनका मुझे मेरे पास 0 आएगा, ठीक है। तो यदि ये चारों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है और 5 5 5 6 5 7 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, एक तो ये केस हो गया। अब मान लो एक अलग से वेक्टर स्पेस है phi1 phi2 phi3 phi4, ये हो गया। तो ये जो वेक्टर स्पेस है इसमें सारे के सारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो स्पैन करते हैं एंटायर स्पेस को, मतलब पूरा स्पेस ही पूरा लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट, और उसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं पूरे स्पेस को। इसमें ऐसा नहीं कर सकते, है दोनों ही वेक्टर स्पेस, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। इस वेक्टर स्पेस को हम बेसिस कहेंगे, क्या कहेंगे, बेसिस। तो बेसिस का लीनियर वेक्टर स्पेस है, जिस सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दैट कैन स्पैन द एंटायर स्पेस। समझ में आके बात, स्पैनिंग मीन्स मतलब पूरा वेक्टर स्पेस जो है ना लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। ये दूसरे शब्दों में हम कहें स्पैनिंग को कि एनी वेक्टर इन दिस स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स,
ठीक है। इस बेसिस वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब मान लो कोई वेक्टर मुझे यदि बनाना है तो मैं इन वेक्टर की मदद से बना सकता हूँ कोई तीसरा वेक्टर, यानी एंटायर स्पेस हो गया, ठीक है। अब हो सकता है कोई थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो वो एग्जाम्पल से दूर हो जाएगा। बेसिस को हम जनरली ना E1 ई से लिखते हैं, ई से, है ना, तो E1 E2 E3 ये ध्यान रखना, ई से ये जनरली लिखा जाता है, मोस्टली डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो आपको मिलेगा। तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, फॉर्म अ बेसिस ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस प्रोवाइडेड एनी वेक्टर ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो लीनियर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिख लिया, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो हम इसको, आप सोच सकते हैं थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है ना। ये C1 C2 ये हमारे पास क्या हो गया, स्केलर्स हो गए। अब देखो इसको ऐसे समझो, हमारे पास मान लो कि लीनियर वेक्टर स्पेस है, ठीक है, डायमेंशन है n। अब मान लो जैसे 3 डायमेंशन 4th डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन मतलब सिंपली वही और कुछ नहीं है। जो देन n इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस। तो जो n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे ना n, वो एक बेसिस बनाएंगे, समझ में। अब देखो जैसे ये वेक्टर स्पेस था, इसमें कितने वेक्टर्स थे टोटल, 7, लेकिन 4 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है, 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, समझ में आया। तो इसका डायमेंशन 4 ही होगा। तो डायमेंशन वही होता है जिसमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही हमें मिले, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जैसे ये था, इसका डायमेंशन भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि इसमें टोटल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हैं, 4, ठीक है, समझ में आया। कोई डाउट है, ध्यान रखना। अब देखो, तो इसी वजह से ना जो बेसिस होता है वो यूनिक नहीं है एक तरीके से। द चॉइस ऑफ बेसिस इज नॉट यूनिक, है ना। देयर कैन बी मल्टीपल सेट ऑफ वेक्टर्स डेट फॉर्म बेसिस। अब बेसिस यूनिक क्यों नहीं है, अब देखो ध्यान से, मान लो मैं 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करूँ जिसको हम R3 से लिखते हैं, है ना, तो उसमें हमारे पास I J कैप क्या होते हैं, ये बेसिस बनाएगा, क्या बनाएगा, बेसिस। तो एनी वेक्टर, जो कोई भी वेक्टर जो इस स्पेस में होगा ना, वो लीनियरली कॉम्बिनेशन हो सकता है इन वेक्टर्स का। अब जैसे कैसे, देखो जैसे मैं 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 5k कैप, मैंने एक वेक्टर बनाया जिसको 5 नाम दिया। फिर मैंने एक दूसरा वेक्टर बनाया, ठीक है, मैंने नाम दे दिया माइनस के i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 7k कैप, ठीक है। देखो बेसिस i कैप j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप, बेसिस सेम है, वेक्टर्स क्या होंगे, अलग अलग हो गए, क्या होंगे, वेक्टर्स अलग अलग होंगे। तो ये जो वेक्टर्स है ना 5 1 5 2, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, समझ में आया, ठीक है। अब देखो तो बेसिस सेम है आई कैप जे कैप, लेकिन वेक्टर्स क्या बना दिए मैंने, अलग अलग। तो बेसिस यूनिक नहीं रहा ना एक तरीके से, सेम बेसिस अलग अलग वेक्टर बन रहे हैं, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक यूनिक नहीं रहा मेरे पास। पहले तो एग्जांपल बेसिस का देखो ये हो गया, मतलब बेसिस आप ऐसे समझ सकते हैं वो सेट ऑफ लीनियर वेक्टर्स है इंडिपेंडेंट जिससे हम और वेक्टर्स बना सकते हैं। अब जैसे पोलिनोमियल की बात करें ऑफ डिग्री 2, अब देखो जैसे 1x और x² है, ये एक बेसिस है। अब मैं एक पोलिनोमियल बनाता हूँ, जैसे मैं P1, एक पहला पोलिनोमियल मैंने बनाया सपोज 2x² माइनस x प्लस के 3, तो मैंने इनकी मदद से तो बनाया ये पोलिनोमियल। मैं एक और बना सकता हूँ P2 पोलिनोमियल, मान लो मैंने लिख दिया 7x² प्लस के 4x प्लस के 1, तो इनकी मदद से तो मैंने बनाया ये पोलिनोमियल। तो ये क्या है, बेसिस है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस इज अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दैट कैन स्पैन द एंटायर स्पेस, या हम कहें दूसरे शब्दों में, अल्टरनेटिव वर्ड्स में, एनी वेक्टर इन स्पेस, एनी वेक्टर इन स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स। तो जैसे यहाँ था हमने कोई भी वेक्टर ना हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन बेसिस वेक्टर्स का, ठीक है। 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में देखो ये बेसिस है, अब इसकी मदद से आप दुनिया भर के वेक्टर्स बना सकते हैं, है ना। कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप जे कैप। तो बेसिस यूनिक नहीं है। रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया जैसे, है ना, ए बी इंटरवल पर देखो ये है, तो कैन फॉर्म अ बेसिस ऑफ द स्पेस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। अब इनसे अब एन डिग्री के पोलिनोमियल बना सकते हैं, समझ में आया। अब देखो वेक्टर स्पेस कॉलम वेक्टर्स की यदि बात करो, मान लो मेरे पास एक स्टैंडर्ड बेसिस ले लिया मैंने ये, अब इसमें क्या है, ये तो पहले ये हो गया और E2 मेरे पास ये 2 कॉलम वेक्टर हो गया, ठीक है। तो दीज वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस, तो ये वेक्टर्स क्या बना रहे हैं, बेसिस। तो कोई भी वेक्टर है इन द स्पेस कैन बी कंबाइन, कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, समझ में। सपोज मुझे बनाना है मान लो 5 7, ये कॉलम वेक्टर हो गया, तो देखो 5 1 0 प्लस 7 0 1, तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया, बेसिस वेक्टर हो गया मेरे पास, ठीक है ना। तो इससे आप कुछ भी बना सकते हो, यहाँ कुछ भी लिखो, समझ में। तो ये चीज़ है। तो जैसे यहाँ पे जनरली क्या गया, ए बी मैंने कॉलम वेक्टर बनाना था, तो इन दोनों बेसिस की मदद से मैं बना सकता हूँ, तो ये हो गया, ठीक है। थस बेसिस वेक्टर स्पैन द स्पेस एंड एनी वेक्टर इन द स्पेस कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, समझ में आ गई बात।
ठीक है। तो जो की प्रॉपर्टी है ना बेसिस की इज डेट इट प्रोवाइड्स अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी वेक्टर। तो देखो बेसिस यूनिक नहीं होता, लेकिन जो वेक्टर बनाता है वो यूनिक होते हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे मेरे पास आई जे था, है ना, तो मैं यूनिक वेक्टर्स बना सकता हूँ। मान लो मैंने पहला वेक्टर इनसे बनाया आई कैप जे कैप, है ना, R2 बना दिया 2 आई कैप, ये 3 जे कैप। देखो बेसिस यूनिक नहीं है, क्योंकि देखो क्योंकि इससे हम बहुत सारे वेक्टर बना रहे हैं। वेक्टर्स यूनिक है क्योंकि ये अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। समझ में आया, ठीक है। मीनिंग दैट ईच वेक्टर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ये तो बेसिस क्या है, हम सिंपल सी डेफिनेशन में हम लिखे, ठीक है ना। तो बेसिस क्या है, लीनियर वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना, डेट स्पेंस द एंटायर स्पेस, है ना। समझ में आया। बेसिस जो है विद द हेल्प ऑफ बेसिस क्या है, लीनियर वेक्टर स्पेस है यूजिंग विच यूनिक वेक्टर्स कैन बी फॉर्म्ड, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। बात करते हैं हम डायमेंशन की। तो देखो डायमेंशन क्या है लीनियर वेक्टर स्पेस की, नंबर ऑफ वेक्टर्स उसके बेसिस में कितने वेक्टर हैं, क्योंकि वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। समझ में आया। और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हम कहाँ से बनाते हैं, बेसिस से तो बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक ऊपर एग्जांपल बताया था, मान लो मेरे पास 5 1 5 2 5 3 5 4 है ना, 5 5 ये है, और मेरे पास बेसिस है मान लो ये आई जे के, ठीक है। कोई डाउट है। अब मेरे पास मान लो 5 1 5 2 5 3 ये वेक्टर्स ध्यान से देखना सुनना। तो देखो तो 5 1 5 2 5 3 ये 5 1 5 2 5 3 ही मात्र 3 ऐसे वेक्टर हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट जिनको मैं बेसिस मतलब मेरे पास से बेसिस है ना, इस बेसिस से मैं 5 वेक्टर्स लिख सकता हूँ। कितने वेक्टर्स लिख सकता हूँ, ये 5 वेक्टर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया। ये 3 वो यहाँ लिखे, ये मैंने यहाँ पे कितने लिखे, 3 वेक्टर्स लिखे। लेकिन जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए ना वो सिर्फ 3 ही होंगे। तो जितनी बेसिस में वेक्टर्स होते हैं ना, जितने बेसिस में वेक्टर्स होते हैं वही डायमेंशन होता है। समझ में आया मैंने क्या कहा, डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस, बेसिस में जो वेक्टर्स होते हैं वही डायमेंशन होता है। और उन बेसिस से जो मैं वेक्टर्स बना सकता हूँ, तो जितने नंबर ऑफ बेसिस में वेक्टर्स हैं उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बनेंगे। अब बना तो मैंने यहाँ से मान लो 5 वेक्टर लिए, 6 वेक्टर लिए, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने होंगे, जैसे भी इस बेसिस में कितने वेक्टर हैं, 3 है, तो 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। समझ में आया। तो लीनियर वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी ऑफ डायमेंशन n इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने होंगे, n। समझ में आया। कोई डाउट है। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स नीडेड टू स्पैन द स्पेस। अब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने, 3। ये 3 वेक्टर्स ऐसे हैं जो पूरे स्पेस को स्पैन कर सकते हैं। मतलब ये वेक्टर्स हम बेसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं इनको, है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म, और नहीं कर सकते। तो जैसे ये है हमारे पास 3 डायमेंशन होगा आई जे के, है ना। अब ये है बेसिस है ना, इस बेसिस से हम दुनिया भर के वेक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन इस बेसिस में कितने लीनियर वेक्टर्स हैं, 3, तो 3 ही डायमेंशन होगा। समझ में आया। अब जैसे ये इससे भी हम बहुत सारे वेक्टर्स बना सकते हैं, है ना। समझ में आया। बहुत सारे वेक्टर्स बना सकते हैं, जैसे 5 1 5 2 5 3 4 5 5 1 बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन इसका डायमेंशन कितना होगा, सिर्फ 2 ही होगा। समझ में आया। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स जो होते हैं ना बेसिस में वही डायमेंशन होता है। अब जैसे कि पॉलिनोमियल है 1x स्क्वायर डैश डैश डैश, है ना, इनफाइनाइट है, तो ऑल पॉलिनोमियल्स हम इस बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं इस बेसिस की मदद से, तो इनफाइनाइट डायमेंशन होगी, इनफाइनाइटली डायमेंशनल। समझ में आया। ठीक है। बात करते हैं हम कंप्लीट सेट की, कि कंप्लीट सेट होता क्या है। अब देखो कंप्लीट सेट, तो मान लो मेरे पास वेक्टर्स n वेक्टर्स है, 9 वेक्टर्स हो, n वेक्टर हो गए, ठीक है। तो इनको हम कंप्लीट सेट हम तभी कहेंगे, देखो Vn का मतलब ये एक हो गया n डायमेंशनल। जैसे हम 3 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल को R3 से लिखते हैं, 2 डायमेंशनल को R2 से लिखते हैं, 1 डायमेंशनल को R1 से लिखते हैं। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब जब हम लीनियर वेक्टर स्पेस की बात करें तो n डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस को Vn से लिखते हैं। तो कंप्लीट सेट, हम उस लीनियर वेक्टर स्पेस को कंप्लीट सेट कब कहेंगे, यदि वो कंडीशन फॉलो करेगा 2, पहली दूसरी। पहला, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ में आया पहली तो बात। दूसरा, डायमेंशन जो होंगे ना लीनियर वेक्टर स्पेस के वो n होने चाहिए। कहने का मतलब है, अब मान लो मेरे पास 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 है, ठीक है। इसकी डायमेंशन कितनी आ जाए, 5 ही वेक्टर है, 5 ही डायमेंशन आ गई। अच्छा, दूसरा, ये पांचों के पांचों ही क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो इसको हम कंप्लीट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंप्लीट सेट। अब यदि ऐसा हो, मान लो 5 1 5 2 5 3 है ना, 5 4 5 5, मान लो ये सिर्फ यही वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये नहीं है, तो ये कंप्लीट सेट नहीं होगा।
ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी तभी होगा। तो कंप्लीट सेट कब होता है? जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, समझ में आया, और उसकी जो डायमेंशन होगी वो n होगी, ठीक है ना, समझ में आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एनी आर्बिट्ररी वेक्टर है ना कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। हम लीनियर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख ही सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट है? बात करते हैं हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट स्पेस भी बोलते हैं। अब देखो क्लासिकल फिजिक्स में हम जानते हैं, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा या जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना, फिजिक्स में इसको इनर प्रोडक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स में इसको क्या बोलते हैं? इनर प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है? ए बी कोस थीटा, समझ में आए। तो लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर वेक्टर स्पेस में, समझ में आए, तो लीनियर अलजेब्रा में हम क्या बोलते हैं? इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो एक वेक्टर स्पेस में ना जिसमें इनर प्रोडक्ट हो, यही इनर प्रोडक्ट है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। यदि उस वेक्टर स्पेस में, यदि उस वेक्टर स्पेस में ये भी है, इनर प्रोडक्ट भी है, तो उस वेक्टर स्पेस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे, समझ में? जिस वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट भी है उसको क्या बोलेंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस ही डिफाइन करता है लेंथ को, एंगल को, ऑर्थोगोनैलिटी को बिटवीन वेक्टर्स। अब मान लो मैं, देखो जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, क्लासिकल फिजिक्स में ऐसे तो लिखते हैं एक्स वाई जे, ठीक है। तो इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी? तो मैं ऐसे तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ आर, डॉट प्रोडक्ट, है ना, समझ में आया। तो ये मेरे पास आर स्क्वायर ही तो होगा, ये आर क्या मैग्नीट्यूड है जो मुझे क्या देगा? लेंथ देगा, समझ में आया। यहाँ से हम एंगल भी निकाल सकते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी, भाई यदि ये 0 आता है तो पता चलता है कि दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर हैं, ऑर्थोगोनल है, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। 1 आता है तो क्या है मेरे पास? नॉर्मलाइज्ड है वेक्टर, है ना। यदि लेंथ कितनी आ जाए? 1 आ जाए, तो यानी नॉर्मलाइज्ड है, यूनिटी है। तो ये सारी चीज़ें, इनर प्रोडक्ट इन्हीं चीज़ों को डिफाइन करता है। तो हमें लेंथ, एंगल, ऑर्थोगोनैलिटी इनके बारे में भी तो पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स में, तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की मदद से करते हैं। तो इनर प्रोडक्ट जो होता है टू स्टेट वेक्टर्स का, वो हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। यदि आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा हो फर्स्ट, तो वहाँ भी मैंने इनर प्रोडक्ट के बारे में आपको डिस्कस किया था, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो इनर प्रोडक्ट होता है वेक्टर स्पेस में, किसी भी फील्ड पर, रियल हो या कॉम्प्लेक्स नंबर पर, एक फंक्शन है डेट टेक्स टू वेक्टर्स या फंक्शंस, मतलब वेक्टर या फंक्शन, ठीक है ना, एंड रिटर्न्स अ स्केलर। अब जैसे मैं यहाँ मान लो एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर दूँ, तो मुझसे यहाँ कोई स्केलर क्वांटिटी तो मिलेगी। तो वही है, तो इनर प्रोडक्ट क्या है किसी भी फील्ड पर, वो हमें, यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कोई स्केलर ही देगा। क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी देगा, रियल हो कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो ये तो लेकिन उसमें लिखते हैं इस तरीके से, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में। फिजिक्स में आप देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, मैथमेटिक्स में ऐसे मिलेगा, या देखो ऐसे लिखा मिलेगा, समझ में आया। लेकिन हम देखो, मैं आपको ना लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपका एक बेस डेवलप कर सकूँ जब आपको डायरेक्ट नोटेशन पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट नोटेशन में हम जो है ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, सॉरी, ए और बी, वेक्टर नहीं आएगा, ये समझ में। मान लो मैं ये इस तरीके, ये चीज़ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम ऐसा, मतलब डायरेक्ट नोटेशन में ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। बस फिलहाल के लिए तो एक बेस डेवलप करने के लिए ना, तो आपको चीज़ें, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यदि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स में मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तो मुझे इनर प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो लेकिन मैं आप एक मैथमेटिकल बेस आपका बना रहा हूँ, तो इसलिए मैथमेटिक्स में हम किस तरीके से लिखते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस को, मैंने आपको बताया, ये हो गया, ठीक है। या हम ऐसे लिखेंगे। आप इसके लिए ना जेटली का बुक देखोगे, आपको चीज़ें समझ में आएगा। जेटली हुआ या आर शंकर हुआ, ठीक है ना, और कोहेन एंड तनेजा हुआ, वो आप बुक देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये दो वेक्टर्स को हमने ऐसे लिख दिया। कोई फंक्शन है जो किसी इंटरवल पर डिफाइंड है, तो जो इनर प्रोडक्ट होगा, तो ए से भी इंटीग्रेशन करेंगे इसको, है ना। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, ये मेरे पास रियल पार्ट में लिखेंगे। तो देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया मैंने, इसका क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये मैंने एज इट इज लिखा। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान होना रखना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आए। तो इसकी वैल्यू 1 है, 0 है, तो वही उससे पता चलता है कि वो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थो है ना, या नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। बात करते हैं हम, देखो कॉन्जुगेट सिमेट्री की। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री का मतलब, देखो कॉन्जुगेट तो हम जानते हैं, ठीक है ना, है ना, समझ में। अब देखो यदि मेरे पास ये है, अब मैं देखो इसको इन्वर्स कर देता हूँ। मैं पहले फाई लिखता हूँ, फिर ये लिखता हूँ, और फिर मैंने ये लगा दिया। तो ये एक्चुअली इसको, या मैं इसको ऐसे कहूँ को, जैसे
ये मेरे पास देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया एक तरीके से, है ना, और मैंने फिर उसका कॉन्जुगेट कर दिया। अब देखो जब मैं इसका अब जैसे ये चीज़ ऐसे है, जैसे 2 प्लस के 3 आयोटा है, तो मैं यदि ऐसे लिखूँ, है ना, समझ में आया। देखो इसमें क्या है, ट्रांसपोज भी है और कॉन्जुगेट भी है, ये है ना। मैं स्टार यहाँ पे तो देखो मैं ट्रांसपोज नहीं कर सकता, सिर्फ स्टार लगाना पड़ेगा। यदि मेरे पास जनरलाइज्ड हो जिसमें मैं ट्रांसपोज भी कर सकूँ और आयोटा का साइन भी चेंज कर सकूँ, तो देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्री बोलते हैं। या आप इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 - 3 आयोटा और ये इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये चीज़ें तो क्या दोनों सेम है। रियल वेक्टर स्पेस में तो देखो सेम ही रहेगा। अब जैसे 3 = 3 है ना, समझ में आया। तो ये चीज़ है। लीनियरिटी की बात करें तो देखो अब देखो ये जैसे मैंने पहले पार्ट आपको बताया था, ये हम जनरली कॉन्जुगेट फॉर्म में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स में। इससे जो स्केलर बाहर आएगा ना, उस पर क्या होगा, अल्फा स्टार आ गया। देखो अब देखो बीटा बाहर आए लिखेंगे ना स्केलर को, बीटा स्टार आ गया। तो एक्स को मैं एक बार फाई के साथ ले गया, और वो साई को, और जाई को एक बार मैं साई के साथ ले गया। ठीक है, समझ में आया। सेकंड आर्गूमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ये है। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास, हम यहाँ पे इस सेकंड पार्ट में हम कोई कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, अल्फा सिंपली बाहर आएगा, है ना। वो मतलब उस पर हम स्टार वगैरह मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मतलब आयोटा चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। तो अल्फा ही अल्फा हो गया, बीटा बीटा हो गया। देखो साई को एक बार फाई के साथ ले गए और साई को, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो दिस एंश्योर्स दैट इनर प्रोडक्ट रेस्पेक्ट्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो लीनियरिटी के बारे में मैंने ना क्वांटम मैकेनिक्स में फर्स्ट में भी बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने इसको कवर किया है, ठीक है ना, समझ में आया। तो वहाँ भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। पॉजिटिव डेफिनेटनेस, ठीक है ना। सॉरी। अब देखो, अब जैसे हम कहते हैं A.A, तो A² होता है ना। तो ये स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये चाहे तो 0 के इक्वल होगा, चाहे मेरे पास क्या आना चाहिए, >0 आना चाहिए, स्क्वायर है। इसी को, ये वही चीज़ है ना। मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा में हम इसको ऐसे लिखेंगे, समझ में। 2 वेक्टर हो गए हमारे पास, फाई >0 होगा, यही होगा, ठीक है। इक्वालिटी तभी होगा इफ एंड ओनली फाई 0 हो गया। कोई डाउट है? दिस मीन्स दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इन नेगेटिव एंड 0 ओनली फॉर द नल वेक्टर। नल वेक्टर होगा तो 0 हो जाएगा मेरे पास। ऑर्थोगोनैलिटी यदि हम बात करें, ठीक है, समझ में आया। अब देखो 2 फंक्शन हो गए, तो ऑर्थोगोनल कब हो गए, यदि इनर प्रोडक्ट 0। देखो 2 अलग अलग वे फंक्शन हो गए, ए से बी। ये देखो मैंने कॉन्जुगेट किया इसका, ये मेरे पास फाई आ गया, तो 0 हो गया। तो ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा यदि ये कंडीशन होगी तो। ऑर्थोगोनल फंक्शंस आर परपेंडिकुलर इन द फंक्शनल स्पेस। क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स में कहें तो ऑर्थोगोनैलिटी जो होती है आइगन स्टेट की, इट कोरस्पॉन्ड्स टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आउटकम्स, है ना, इन मेजरमेंट। अब दोनों का जो मेजर कर रहे हैं, दोनों एक तरीके से, ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट किया, इनर प्रोडक्ट मैंने जो किया, वो 0 आ, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। वो समझ में, प्रोबेबिलिटी बताता है हमें ये, वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो ये एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स है। दे हैव नथिंग इन कॉमन। नॉर्म, देखो नॉर्म से हम लेंथ के बारे में पता करते हैं, है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर A, तो ये क्या हो गया मेरे पास, A² हो गया, है ना। और मुझे लेंथ पता करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, √ लगाना पड़ेगा, तभी तो लेंथ पता करेंगे। तो जो नॉर्म होता है, तो नॉर्म को मैं ऐसे लिखते हैं ना। तो ये वे फंक्शन हो गया। तो इसी का मैं क्या करूँगा, देखो इसी के साथ मैंने क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, है ना। ये यही चीज़ है, समझ में। फिर लेकिन मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, नॉर्म निकाल रहा हूँ, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, √ करना पड़ेगा, है ना। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटीग्रल फॉर्म में, 8 से b। देखो 2 सेम है, तो दोनों फाई² हो गया मेरे पास, dx 1/2, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ द फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन क्या, अब देखो ये यदि 1 आ जाए मेरे पास, है ना, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है वो 1 आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा। इफ़ इट्स नॉर्म इक्वल्स टू यूनिटी, तो ये यदि 1 आ जाता है ना, ये 1 आ जाता है, दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 1/2 आना चाहिए, लेकिन यदि ये 1 हो जाए, है ना, इनर प्रोडक्ट क्या हो जाए, 1 है। इनर प्रोडक्ट यदि 1 हो जाए तो हम नॉर्मलाइजेशन कहेंगे। इनर प्रोडक्ट एक्चुअली में बताते क्या, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, प्रोबेबिलिटी हमें देखता है, तो प्रोबेबिलिटी टोटल 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन हमारा A से B तक डिफाइंड है। तो A से B जब पूरा फंक्शन यही डिफाइंड है, तो इस पूरे इंटरवल में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1, ठीक है, समझ में। बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक की अपने, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस, ठीक है। अब देखो फंक्शंस डेट आर ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड आर कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस, है ना। हमने क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में भी आपको मैंने बताया था, बस यहाँ थोड़ा सा वेक्टर स्पेस में हम कैसे लिखते हैं वो मैं शो कर रहा हूँ। तो
ऑर्थोगोनल भी होगा, नॉर्मलाइज्ड भी होगा, तो वही ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस है। समझ में आया? तो कोई दो ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन ले लेंगे हम, तो ये हो गया ये, ठीक है। तो देखो यदि ये मेरे पास 1 होगा तो ये मेरे पास क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड हो गया। यदि ये 0 हो गया तो ये ऑर्थोगोनल हो गया। समझ में आया? और डायरेक्ट नोटेशन में हम इनको कैसे लिखते हैं, आप काफ़ी बच्चों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? कोई डाउट है? तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट बुक्स में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। तो आप जेटली पढ़ो, तनेजा पढ़ो, कोहेन एंड तनेजा या आर शंकर है, मैं 3 बुक्स, यही ज़्यादा बुक्स करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है, सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स, आप इन्हीं बुक्स को पढ़ो जो मैंने बताई आपको, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।